हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोगों को पता है कि आप लोगों का हिंदी टीजीटी का पेपर लग चुका है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए, कंटिन्यू लगे रहिए, क्योंकि टाइम बिल्कुल कम है। 4 महीने में सिर्फ पूरी थ्योरी तो कोई नहीं करवा सकता है, बहुत होता है तो शॉर्ट जो परीक्षा में पूछे जाते हैं बिल्कुल वही करवा सकता है। सबसे बेहतर तरीका क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ही करना बहुत ही ज़रूरी होता है। प्रैक्टिस से बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न है। आज के सेशन में आप लोगों को हिंदी के व्याकरण के प्रश्न मिलेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास जाने वाली है, तो छोड़कर न जाइएगा, क्लास को पूरा पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, वर्णों के समूह को कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न सुपरफास्ट होगा, क्योंकि हिंदी व्याकरण है। हिंदी व्याकरण में मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया भी है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लेने की कोशिश करेंगे और आप लोग इसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल इसको पढ़ते रहिएगा ध्यान से। 2-3 बार अगर आप लोग वीडियो को देख लेंगे तो यहाँ से व्याकरण के प्रश्न आप लोगों को बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा। तो सुवाच्य अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न होगा, विस्तृत तथ्यों को संक्षिप्त में लिखना क्या कहलाता है? तो विस्तृत तथ्यों को संक्षिप्त में लिखना सारांश कहलाता है। क्या होगा? सारांश होगा। अगला प्रश्न है, सुवाच्य का सही अर्थ है। सुवाच्य का सही अर्थ क्या होगा? सुपठनीय लेख होगा। क्या है? सुपठनीय लेख होगा, यानी सुंदर पढ़ना और लिखना होगा। अगला है, शिक्षण की श्रेष्ठ प्रविधि है। क्या है? शिक्षण की श्रेष्ठ प्रविधि है प्रश्न प्रविधि। सबसे बढ़िया प्रश्न होता है कि जैसे प्रश्न पूछो उत्तर दो, इसमें एक दूसरे को सपोर्ट भी मिलता है और एक दूसरे को जानकारी भी मिलती है। जैसे कि कोई भी प्रश्न होता है तो जैसे किसी एक बच्चे से पूछा जाता है तो दूसरा बच्चा क्या होता है, सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि हाँ मेरा गलत था, किसी का सही होगा, किसी का गलत होगा। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है शिक्षण में प्रश्न को पढ़ना, प्रश्न पूछना और बच्चों से आंसर के जवाब लेना या जवाब लेने की उम्मीद करना होता है। तो बच्चा सही होगा, इससे उसके नॉलेज और बढ़ेगा कि अगले दिन अगली क्लास में और अच्छी से तैयारी करेगा और सोचेगा कि हाँ आज हमसे ये प्रश्न पूछेंगे तो हम ऐसे ना छोड़ें और सही उत्तर दें। तो बिल्कुल प्रश्न पूछने का यही सबसे बेस्ट तरीका होता है और क्लास का भी होता है। अगला, शब्द भंडार में वृद्धि करने की प्रमुख विधि क्या होती है? शब्द भंडार में वृद्धि करने की सबसे प्रमुख विधि होगी वार्तालाप करना। वार्तालाप करेंगे, एक दूसरे को विचारों के आदान प्रदान करना ही सबसे बेस्ट तरीका ये भी होता है। अगला है, बाल्यावस्था में भाषा सीखने का मुख्य आधार क्या होता है? तो बाल्यावस्था में भाषा सीखने का मुख्य आधार होता है अनुसरण करना। क्या होता है? अनुसरण करना होता है। अगला है, दुख की अनुभूति पर वाचन का स्वर भारी होना क्या होता है? ध्वनि आवश्यकता होता है। दुख की अनुभूति पर वाचन करने का स्वर भारी होता है तो ध्वनि आवश्यकता होता है। अगला है, कामायनी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो एक प्रश्न आ गया आप लोगों का, कहाँ से? साहित्य से आ गया। कामायनी किसकी रचना है? तो कामायनी है जयशंकर की प्रसाद की रचना और यह एक महाकाव्य है। क्लियर? अगला प्रश्न है, गीतांजलि के रचनाकार कौन हैं? यहाँ से आप लोगों को साहित्य के भी 2-4 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने कहा ना आप लोगों सारे मिक्स क्लास हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बट क्या है इसमें व्याकरण के प्रश्न ज़्यादा हैं। गीतांजलि के रचनाकार कौन होंगे? रविंद्रनाथ टैगोर हैं गीतांजलि के रचनाकार। अगला, गोदान के लेखक कौन है? तो गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है, इम्पॉर्टेंट है। अगला है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे। अगला है, प्राख्यात में कौन सा उपसर्ग है? तो प्राख्यात में प्रा उपसर्ग है। कौन उपसर्ग है? प्रा उपसर्ग है। अगला, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या है 42 प्रत्यय और संस्कृत में 42 प्रत्याहार भी हैं और प्रत्यय क्या हैं? हिंदी में प्रत्ययों की संख्या 42 है। अगला है प्रश्न,
पुरोहित शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो पुरोहित शब्द में पुरः क्या है? उपसर्ग है। अगर ओ की मात्रा लगती है तो कौन सा सर्ग, कौन सा उपसर्ग? पुरः उपसर्ग। कौन सी संधि होगी? तो इसमें गुण संधि होगी। अगला प्रश्न है संस्कार, समधनकार। संस्कार में शब्द प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो संस्कार में है सम प्रत्यय, आधा माँ लगा हुआ है। तो और उस पर अगर सम लिखा जाता है तो उस पर बिंदी लगा दो तो आधा माँ गिना जाता है। अगला विज्ञान में उपसर्ग प्रयुक्त है, तो विज्ञान में बी उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? बी उपसर्ग है। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा लगा है? तो चिर प्लस आयु। क्या है? चिर प्लस आयु, दोनों को मिलाकर क्या हुआ? चिरायु बना। तो चिरायु में कौन सा उपसर्ग लगा? ची उपसर्ग लगा है। चिर उपसर्ग लगा है। अगला है निर्वाह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। निर्वाह में ऊपर क्या लगा है? आधारा लगा हुआ है। तो कौन सा उपसर्ग बनेगा? निर उपसर्ग बनेगा। कौन सा उपसर्ग? निर उपसर्ग बनेगा। अगला प्रश्न है जिस भाषा में शासक या शासन का काम होता है उसे क्या कहते हैं? जिस भाषा में शासक या शासन का काम होता है उसे कहते हैं क्या? राजभाषा कहते हैं। कौन सी भाषा कहेंगे? राजभाषा कहेंगे। अगला प्रश्न है हाटक किसका समानार्थी शब्द है? तो हाटक समानार्थी शब्द किसका होगा? सोना, स्वर्ण और कनक का। हाटक इसका पर्यायवाची है। और कौन सा है? हेम है, कांचन है, सुवर्ण है, जात रूप है इत्यादि सोना के पर्यायवाची हैं। अगला है छंद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रत्यय के कितने प्रकार हैं? तो प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं। अगला है महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं? तो महाकाव्यों में कितने सर्ग होंगे? महाकाव्यों में 8 सर्ग होंगे। कितने सर्ग होंगे? तो 8 सर्ग होंगे। अगला है भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। और वैसे पूछता है कि रसों की संख्या कितनी है? तो रसों की संख्या 9 है। 11 हैं। कितने हैं? 11 रस हैं। अगला है राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? तो राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित किया गया है। अगला है बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बोली को विभाषा के नाम से जाना जाता है। अगला संचारी भाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो व्यभिचारी भाव के नाम से जाना जाता है। अगला संचारी भाव के कितने प्रकार हैं? तो संचारी भाव के 33 प्रकार हैं, 33 प्रकार हैं। अगला है वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसमें टुकड़े ना किए जा सके, जैसे आ, का, खा आदि को क्या कहते हैं? वर्ण या ध्वनि कहते हैं। अगला प्रश्न है वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसमें टुकड़े नहीं किया जा सकते, तो हो गया आ, का, खा आदि। अगला है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अगला प्रश्न है स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर कहते हैं जो अक्षर को बिना किसी वर्ण और सहायता के बोला जाता है उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। उदाहरण के आ, इ, उ, ए, ऐ आदि। अगला है हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं। अगला प्रश्न है व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन है जिन अक्षरों को बोलने के लिए स्वर की सहायता की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अगला है हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन होते हैं? तो वो हिंदी भाषा में कुल 39 व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है वाक्य किसे कहते हैं? तो वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं। अगला है शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। व्याकरण के अनुसार शब्दों को कितने भेद हैं? तो व्याकरण के अनुसार शब्दों के भेद हैं कितने? 5 भेद हैं। कौन कौन से होंगे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। ये कितने हो गए? 5 भेद हो गए। तो ये रहा आज का इम्पोर्टेंट क्लास। तो आप लोग बिल्कुल पढ़ लीजिएगा अच्छे से।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आता है लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। नमस्कार।